तो चलो दोस्तों, आ गया है नया पार्ट। और हाँ यार, अगर इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अगला पार्ट भी 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबा लेकर आऊँगा। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। सच बताऊं तो लग रहा है कि सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। अब बिना किसी फालतू बात के सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है हान ली से। हान ली ने एंसेस्टर लिंगहू की तरफ सिर हिलाया और जी लिंग की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत कम है, तुम यहाँ किसी काम नहीं आओगी। बेहतर यही होगा कि अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस जानवर से लड़ रहे हैं, तो इसके पास तुम पर हमला करने का मौका नहीं होगा। अपनी दोस्ती के नाते हान ली ने तुरंत जी लिंग को वहां से जाने को कहा, क्योंकि आने वाली लड़ाई में वो उसका ख्याल नहीं रख सकता था। जी लिंग पल भर के लिए हिचकिचाई, फिर आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ब्रदर हन, अपना ख्याल रखना। जी लिंग धीरे से बोली और नीचे मार्किस नैनलोंग पर एक नजर डाली, फिर एंसेस्टर लिंगहू को गहराई से देखा और वहां से उड़ गई। उस वक्त मार्किस नैनलोंग ने बस दूर जाती हुई जी लिंग को देखा और फिर अपना पूरा ध्यान वापस हान ली पर लगा दिया। पता नहीं उसे जी लिंग एक मामूली विरोधी लगी या फिर उसे लगा कि ये 3 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स मिलकर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मार्किस नैनलोंग को अपनी ओर घूरते देख हान ली का चेहरा उतर गया। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी बाह के चारों ओर सुनहरी बिजली की कई घनी लहरें दौड़ने लगीं। बादलों के गरजने जैसी आवाजें आने लगीं और बिजली की चमक से उसकी बाह जगमगा उठी। इस एल्डर डेविल की भयानकता को देखते हुए हान ली का इरादा उसकी शक्तियों को परखने का नहीं था। उसने सीधे डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग से हमला करने का फैसला किया, जो अपनी बुराई और दुष्टता को कुचलने वाली ताकत के लिए मशहूर है। सच तो यह है कि हान ली को थोड़ी निराशा थी कि उसे पहले कभी किसी डेविल की दुष्ट तकनीक के खिलाफ इसे आजमाने का मौका नहीं मिला था। भले ही ये एल्डर डेविल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हान ली को पूरा भरोसा था कि उसकी बिजली इसे काबू में कर लेगी। जब मार्किस नैनलोंग ने हान ली की बाह पर सुनहरी बिजली चमकती देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हान ली को देखते हुए वो बर्फीले लहजे में बोला, इस शरीर के पिछले मालिक की यादों से मैं तुम्हें पहचानता हूं। हालांकि मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर पिछले मालिक के मन में तुम्हारे लिए एक बहुत ही खौफनाक छाप थी। अब मुझे दिख रहा है कि वो सही था। ना केवल तुम मेरे घात लगाकर किए गए हमले से बच गए, बल्कि तुम उस डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग को भी काबू कर सकते हो, जिसने अतीत में हमें बहुत तड़पाया था। लगता है तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर हान ली के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई और उसकी बाह पर सुनहरी बिजली और भी जोर से कड़कने लगी। उसी पल उसने अपनी आस्तीन झटकी और उसके सामने एक छोटी नीली ढाल दिखाई दी। वो उसके चारों ओर घूमने लगी और देखते ही देखते नीली रोशनी की एक दीवार में बदल गई। हान ली को पहल करते और मार्किस नैनलोंग के खिलाफ अपना बचाव करते देख एंसेस्टर लिंगहू और सफेद कपड़ों वाली महिला ने खुशी से एक दूसरे की ओर देखा। हान ली की साख अब बहुत बढ़ चुकी थी और वो लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स के बराबर का अस्तित्व बन चुका था। इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए संदेश भेजा और हान ली की मदद करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े। जब मार्किस नैनलोंग ने देखा कि हान ली अड़िग है और उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने माथे पर बल डाला और उसके चेहरे पर एक खौफनाक भाव आ गया। उसने चुपचाप अपने पैर से जमीन दबाई और उसका पूरा शरीर थरथराया और देखते ही देखते वो अपनी जगह पर बस एक परछाई छोड़ गया। हान ली का चेहरा शांत था, लेकिन उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई और उसका दिमाग चौकन्ना हो गया। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस चारों तरफ दौड़ाई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उसे एल्डर डेविल का कोई सुराग नहीं मिला। उस शैतान की छिपने की तकनीक ही मामूली कल्टीवेटर्स को मारने के लिए काफी थी। ये सोचते ही हान ली ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी आंखों से नीली रोशनी फूट पड़ी। उसने पूरी महारत से ब्राइट साइड स्पिरिट आइज को सक्रिय कर लिया। फिर अचानक उसने अपना हाथ उठाया और सुनहरी बिजली का एक गोला छोड़ दिया। उसने एक खाली जगह पर निशाना बनाया था और टकराने से ठीक पहले वो बिजली के एक कड़कते जाल में बदल गई। तभी एक अजीब नजारा दिखा। उस खाली जगह से काली रोशनी चमकी और मार्किस नैनलोंग वहां प्रकट हो गया। अपने ऊपर सुनहरी बिजली का जाल गिरते देख वो घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसका शरीर धुंधला हुआ और वो जाल सिर्फ एक परछाई पर गिरा। मार्किस नैनलोंग का शरीर बिना किसी निशान के फिर से गायब हो गया। ये देखकर हान ली ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकती रही। उसने बगल में देखा और अपनी दूसरी बाह उठाकर बिल्कुल अलग दिशा में इशारा किया। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ उसके हाथ से सुनहरी बिजली की एक घनी लहर निकली और 20 मीटर दूर एक खाली जगह से जा टकराई। जैसे ही वो बिजली हवा में आगे बढ़ी, मार्किस नैनलोंग का शरीर ठीक उसके रास्ते में फिर से बन गया। वो हक्का बक्का उस कड़कती बिजली को अपने सामने देख रहा था। मार्किस नैनलोंग एक बार फिर गहरे सदमे में था। अगर हान ली ने एक बार उसकी जगह का अंदाजा लगाया होता तो उसे किस्मत कहा जा सकता था, लेकिन दूसरी बार ऐसा होना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। हान ली सच में उसकी हरकतों को देख पा रहा था। इस बार हान ली के हमले का समय एकदम सटीक था। वो उससे बच नहीं सका। उसके पास कोई रास्ता नहीं था।
उसने अपना मुंह खोला और उस सुनहरी बिजली का मुकाबला करने के लिए काले लाल डेविल फ्लेम का एक गोला थूक दिया। एक हल्की सी आवाज के साथ वो आग और सुनहरी बिजली टकराए और आग और बर्फ की तरह धुएं में बदलकर खत्म हो गए। अब हैरान होने की बारी हनली की थी। उस एल्डर डेविल के पास वाकई डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग को रोकने का तरीका था। वो खौफनाक काली लाल डेविल फ्लेम, लेकिन हनली की पैनी नजर ने देख लिया कि जैसे ही डेविल फ्लेम का वो गोला जला, पल भर के लिए मार्किस नैनलॉन्ग पीला पड़ गया। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया, लेकिन यह साफ था कि उस काली लाल आग का संबंध उसकी जीवन शक्ति या आत्मा के सार से था। इससे पहले कि हनली ये सोच पाता कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए, मार्किस नैनलॉन्ग अचानक झुका और उसका शरीर किसी बिना हड्डी वाले जीव की तरह अजीब तरीके से खींचकर आगे बढ़ा। वो हनली के ठीक सामने आ पहुंचा और एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने डेविल ची से भरी अपनी मुट्ठियों से हनली पर ताबड़तोड़ हमला करने की तैयारी की। हनली बिना किसी शिकन की ये सब देखता रहा और शांति से आधा कदम पीछे हटा। उसकी पीठ से बिजली कड़कने की आवाज आई और चांदी जैसी सफेद पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। फिर गरज के साथ वो चांदी की चमक में वहां से गायब हो गई। इसे देखकर मार्किस नैनलॉन्ग रुका और फिर ठंडी हंसी हंसा। लाइटनिंग मूवमेंट तो तुम्हें काफी कुछ आता है, पर अफसोस वो फुक्कारा और काली धुंध में बदलकर खुद भी गायब हो गया। ये दोनों हमले और उनका एक साथ ओझल होना बस एक पल के भीतर हुआ। जब एंसेस्टर लिंगहू और सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने यह मुकाबला देखा तो उसने तुरंत अपने मैजिक ट्रेजर से हनली की मदद करने की सोची, लेकिन उसे बीच में दखल देने का कोई सही मौका ही नहीं मिला। और अब जब मार्किस नैनलॉन्ग और हनली दोनों ही नज़रों से ओझल थे तो एंसेस्टर लिंगहू और वो महिला एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। फिर उसने सावधानी बरतते हुए अपने बचाव वाले खजाने यानी प्रोटेक्टिव ट्रेजर्स अपने चारों ओर तैनात कर दिए ताकि मार्किस नैनलॉन्ग अचानक उन पर हमला न कर दे। आखिर उन दोनों के पास हनली जैसी काबिलियत नहीं थी और वो मार्किस नैनलॉन्ग के छिपने के तरीके को नहीं देख सकते थे। उसी समय बिजली कड़की और हनली अपनी पुरानी जगह से 60 मीटर दूर दिखाई दिया और तुरंत ही हनली के पीछे काली की दिखाई दी, जिसके पीछे मार्किस नैनलॉन्ग प्रकट हुआ। अपने चेहरे पर एक हिंसक भाव लिए उसने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठियां हनली पर दे मारी। बिना पीछे मुड़े ही हनली को अपनी स्पिरिचुअल सेंस से पता चल गया कि क्या हुआ है, लेकिन हमला इतनी तेज था कि वो समय रहते टेलीपोर्ट नहीं कर पाया। उसके पास बस इतना ही रास्ता था कि वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल सेंस अपनी ब्लू लाइट शील्ड में झोंक दे ताकि उस हमले को रोक सके। हनली के अचानक टेलीपोर्ट होने के फैसले ने मार्किस नैनलॉन्ग को एक बड़ा मौका दे दिया था। मन में एक झटके के साथ हनली थोड़ा उलझन में था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मार्किस नैनलॉन्ग इतनी तेजी से वार करेगा। धप धप। हनली को अब वही स्वाद चखना पड़ा जो अभी कुछ देर पहले एंसेस्टर लिंगहू ने चखा था। हनली के शरीर के चारों ओर नीली रोशनी का घेरा थरथराया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया गया। मार्किस नैनलॉन्ग की 2 मुट्ठियों के वार ने उसकी ज्यादातर मैजिक पावर को तितर-बितर कर दिया, जिससे वो दोबारा लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाया। मार्किस नैनलॉन्ग पागलों की तरह ठहाके मारकर हंसा और उसका शरीर एक भयानक तूफान की तरह हनली के पीछे लपका ताकि वो मुक्कों की बारिश कर सके। जब हनली हवा में पीछे की ओर उड़ रहा था और अपने शरीर पर काबू नहीं पा रहा था, तब भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। एंसेस्टर लिंगहू की हालत देख उसने खुद को पहले ही तैयार कर लिया था। भले ही वो अपनी मैजिक पावर को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके पास एल्डर डेविल का मुकाबला करने के और भी तरीके थे। उसका शरीर सुन्न और बेजान हो रहा था, फिर भी उसने जल्द ही अपनी बाहों को महसूस किया और अपनी कमर से एक स्पिरिट बीस्ट पाउच निकालकर मार्किस नैनलॉन्ग की ओर फेंक दिया। इससे पहले कि मार्किस नैनलॉन्ग समझ पाता कि क्या हुआ है, उसे उस थैली से भिनभिनाने की तेज आवाज सुनाई दी। हजारों की तादाद में गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स एक बादल की तरह बाहर निकले और उसे चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि वो इन गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स को नहीं पहचानता था, लेकिन वो उनमें प्राचीन अजीब कीड़ों की ऊर्जा महसूस कर सकता था, जिससे उसके मन में डर पैदा हो गया। उसने लापरवाही नहीं की और हवा में हाथ चलाकर एक चमकता हुआ हरा भूतों वाला पंजा बुलाया, जो मटमैली सफ़ेद आग से घिरा था, ताकि वो उन कीड़ों को हटा सके। पल भर में ज्यादातर गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स उस पंजे की चपेट में आ गए और देखते ही देखते वो आग 1 मीटर ऊंची उठ गई। जो कीड़े पंजे में नहीं फंसे थे वो भी उस आग की चपेट में आ गए। मार्किस नैनलॉन्ग ये देखकर मुस्कुराया और फिर से हनली की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसी समय सफ़ेद कपड़ों वाली महिला को हमला करने का मौका मिल गया। उसने अपना आईना सक्रिय किया और सतरंगी रोशनी की एक किरण ने मार्किस नैनलॉन्ग को घेर लिया। इसके साथ ही एंसेस्टर लिंगहू ने अपने सिर के ऊपर तैरती एक दूध जैसी सफ़ेद अंगूठी की ओर इशारा किया। वो अंगूठी झपकी और मार्किस नैनलॉन्ग की ओर तेजी से बढ़ी।
ये देखकर मार्कीस नानलोंग गुस्से से भर गया और फुर्ती से उस सतरंगी रोशनी से बच निकला। हालांकि वो रोशनी खतरनाक थी, लेकिन जब तक वो उसे छूती नहीं उसका उस पर कोई असर नहीं होता। जहां तक उस सफ़ेद अंगूठी की बात थी, वो साफ तौर पर बांधने का खजाना था। उसका भी उस पर तब तक कोई असर नहीं होता जब तक वो उसके शरीर को न छू ले। ये सोचते हुए मार्कीस नानलोंग ने अपनी नज़र फिर से हनली पर टिकाई और उसकी तरफ बढ़ा। उसके लिए हनली और उसकी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग ही सबसे बड़ा खतरा थे। लेकिन हनली अपनी रोशनी की ढाल के अंदर खाली नहीं बैठा था। उसने अपनी कमर पर बंधी एक और स्पिरिट बीस्ट पाउच को थपथपाया और 10 से ज्यादा पपेट्स को बाहर निकाला, जिन्होंने एक ही आदेश पर मार्कीस नानलोंग का रास्ता रोक लिया। हर पपेट 6 मीटर लंबे और उनके शरीर इंसानों जैसे पर सिर बाघ के थे। अपने हाथों को हिलाते ही उनके पंजों से कई इंच लंबी रोशनी की लकीरें चमकने लगीं। मार्कीस नानलोंग शुरुआत में टाइगर डीमन पपेट्स के सामने खुद को पाकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपनी बढ़त जारी रखी। तभी उन दर्जन भर पपेट्स से सफ़ेद रोशनी चमकी और वे सब एक साथ हरकत में आ गए। उनकी परछाइयाँ तेज़ी से धुंधली हुईं और उन्होंने पलक झपकते ही मार्कीस नानलोंग को घेर लिया और अपने रोशनी वाले पंजों से उस पर हमला कर दिया। मार्कीस नानलोंग का चेहरा उतर गया और वो जोर से चिल्लाया। पपेट्स की परवाह ना करते हुए उसने अपनी मुट्ठियों से 2 पपेट्स के पंजों का सामना किया। 2 दबी हुई धमाकों की आवाज़ें आईं। जब वे पंजे उसकी काली ची से ढकी मुट्ठियों से टकराए तो वे पूरी तरह चकनाचूर हो गए। हालांकि इन पपेट्स को मौत का कोई डर नहीं था, ना ही उनके पास कोई ऐसी मैजिक पावर थी जो खत्म हो सके। ठंडी रोशनी की एक चमक के साथ उन दोनों पपेट्स ने अपने पंजे वापस ठीक कर लिए और फिर से हमला शुरू कर दिया। ये देखकर मार्कीस नानलोंग दुष्टता से हंसा। उसके हाथ और फिर उसका शरीर धुंधला होकर गायब हो गया। रोशनी वाले वे सारे पंजे सिर्फ हवा से टकरा कर रह गए और इसके तुरंत बाद 2 और धमाके हुए। मार्कीस नानलोंग घेरे से बाहर दिखाई दिया और उसके दोनों हाथ एक-एक टाइगर डीमन पपेट के सीने के पार थे। चूंकि पपेट्स के पास दिल नहीं होता, इसलिए इतनी गहरी चोट खाने के बाद वे बस जमीन पर गिर पड़े। मार्कीस नानलोंग की ताकतवर मुट्ठियों ने हानली के सावधानी से बनाए गए टाइगर डीमन पपेट्स को बिना किसी खास मेहनत के तबाह कर दिया। लेकिन ये हमले तो उसने बस चलते फिरते कर दिए थे। उसका असली निशाना हानली था, जो अभी तक पिछले हमले से पूरी तरह संभल नहीं पाया था। वो बाकी पपेट्स के पास से तेजी से निकला और पल भर में हानली के सामने आ गया और उस पर एक और घूसा ताना। हानली, जो अभी भी अपने प्रोटेक्टिव लाइट बैरियर के अंदर था और अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं था, सामने से आती मुट्ठी को एक अजीब भाव से देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट का नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर मार्कीस नानलोंग उलझन में पड़ गया। इससे पहले कि वो इसका मतलब समझ पाता, उसके ठीक पीछे कई तेज धमाकों की आवाज़ें गूंजी। घबराकर उसने बिना सोचे समझे अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और उसका शरीर धुंधला हो गया। पीछे सिर्फ उसकी परछाइयां रह गईं। अगले ही पल अनगिनत हरे पंजे वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन सभी परछाइयों को चीर डाला। फिर हरी रोशनी की एक चमक के साथ एक हरे बालों वाला मॉन्स्टर वहां दिखाई दिया, जिसका चेहरा किसी सूखे हुए कंकाल जैसा था। ये सोवरेन डेविल कॉप्स था, जो हानली के पपेट्स की आड़ में चुपके से छिपा हुआ था। मार्कीज नानलोंग उन टाइगर डीमन पपेट्स और उस डेविल कॉप्स को घूरने लगा, जिसने उस पर लगभग एक कामयाब छिपकर हमला कर ही दिया था। एक रिफाइंड कॉप्स! जब मार्कीस नानलोंग ने उस डेविल कॉप्स को साफ साफ देखा तो वो हैरानी से चिल्लाया। उसी वक्त टाइगर डीमन पपेट्स तेजी से हानली के चारों ओर जमा हो गए। हानली ने अपने हाथ उठाए और उंगलियां फैलाईं। उसके एक हाथ में कड़कती हुई बिजली के बोल्ट्स थे और दूसरे हाथ में बैंगनी लपटों का एक छोटा सा गोला। ये करने के बाद हानली ने बिना किसी भावना के मार्कीस नानलोंग की ओर देखा। मार्कीस नानलोंग जोर से फुफकारा। अब जबकि हानली की मैजिक पावर वापस आ गई थी, उसे और दबाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि हानली ने इतनी सारी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग इस्तेमाल करने के बाद भी इतनी ज़्यादा बचाकर कैसे रखी थी। अगर उसे अपने सील होने से पहले की बात याद थी, तो डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग उसके जैसे एल्डर डेविल्स के लिए बहुत खतरनाक थी। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो इसे पैदा कर सकती हैं, और वे भी खत्म होने से पहले सिर्फ 1 या 2 बार ही बिजली बुला पाती हैं। अगर ऐसा न होता तो जब एल्डर डेविल्स ने पहली बार इंसानी दुनिया पर हमला किया था, तो इंसान इतने बेबस क्यों होते। लेकिन उसके सामने खड़ा ये शख्स तो जैसे अपने शरीर से असीमित मात्रा में डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग निकाल रहा था। वो जिस बेखौफ अंदाज में इसका इस्तेमाल कर रहा था, वो एक बड़ी समस्या थी। पर वो हानली के दूसरे हाथ की बैंगनी लपटों से ज्यादा डरा हुआ था।
हालांकि वो नहीं जानता था कि ये क्या है, लेकिन जब से ये लपटें दिखाई दी थीं, उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि ये खतरनाक है। जहां तक मैकेनिक पपेट्स की बात थी, उसने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। आखिर वे लड़ाई में उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे, उन्होंने बस शुरुआत में उसे चौंका दिया था। उस अजीब रिफाइंड कॉप्स का ऑरा दिलचस्प था, लेकिन वो भी सिर्फ अर्ली नेसेंट सोल स्तर का विरोधी था, इसलिए उसे उससे भी कोई डर नहीं था। जैसे ही उस एल्डर डेविल ने ये सोचा, उसे उन 2 नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स की याद आई जिनसे उसने पहले लड़ाई की थी। जब एंसेस्टर लिंघू और वो सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने देखा कि मार्कीस नानलोंग और हानली ने कुछ समय के लिए लड़ना बंद कर दिया है, तो उन्हें डर महसूस हुआ। उन्होंने अपने प्राचीन खजानों को हमला करने का आदेश देने की हिम्मत नहीं की और उन्हें बस स्थिर रहने को कहा। एंसेस्टर लिंघू की अंगूठी छोटी हो गई थी और हवा में तैरते हुए गूंज रही थी। उसी समय धमाकों की एक सीरीज सुनाई दी और मार्किस नानलोंग ने हैरानी से उस तरफ देखा। उसने देखा कि हवा में मौजूद ग्रे सफेद लपटों का गोला फट गया है। उन लपटों के बीच से सुनहरे भृंगों का एक झुंड बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आया। लपटों के खत्म होते ही वो चमकता हुआ हरा भूतिया पंजा भी गायब हो गया। ये देखकर मार्किस नानलोंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अपनी कैद से आजाद होते ही गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स का वो झुंड तुरंत हानली की ओर लपका। कुछ पल की खामोशी के बाद मार्किस नानलोंग के चेहरे पर एक हिंसक भाव आया और उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी काबिलियत इतनी ज्यादा होगी। मामूली तरीकों से तुम्हारी नैसेंट सोल निकालना काफी मुश्किल है। चूंकि बात ऐसी है तो मुझे मजबूरी में तुम्हें मारना ही होगा। इसके अलावा ये शरीर अब मेरे किसी काम का नहीं रहा, तो अगर ये बर्बाद भी हो जाए तो कोई बात नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर से काली शैतानी की निकलने लगी। उसी समय उसके शरीर से हड्डियां टूटने जैसी आवाजें आने लगीं। इसके बाद उसका शरीर 1 मीटर और लंबा हो गया और उसकी गर्दन और कंधों से कुछ उभार निकलने लगे, जैसे अंदर से कुछ बाहर आने वाला हो। जैसे ही हान ली ने ये देखा, उसने तुरंत हरकत की और अपने हाथ हिलाए। उसके एक हाथ से सुनहरी बिजली की कई लहरें एक साथ मिलीं और एक सुनहरे अजगर के रूप में आगे बढ़ीं। उसके दूसरे हाथ से बैंगनी आग का एक गोला निकला। उसी समय हान ली ने एक धीमी आवाज निकाली और गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सॉवरेन डेविल कॉप्स और टाइगर डेमन पपेट्स वहीं रुके रहे ताकि किसी भी अचानक होने वाले हमले से बचा जा सके। दूसरी तरफ एंसेस्टर लिंघू और सफेद कपड़ों वाली महिला ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने खजानों को एक्टिवेट कर दिया। अचानक इंद्रधनुषी रोशनी की एक किरण निकली जो हान ली के हमलों से भी एक कदम पहले वहां पहुंच गई। वहीं वो दूधिया सफेद अंगूठी 3 मीटर बड़ी हो गई और मार्किस नानलोंग को घेरने के लिए बढ़ी। एल्डर डेविल की अजीब तकनीकों का सामना करने के बाद वे उसे अपनी अगली चाल पूरी करने का मौका नहीं दे सकते थे, वरना खतरा और बढ़ जाता। मार्किस नानलोंग इन हमलों को देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि जैसे ही वो इंद्रधनुषी रोशनी उसके शरीर को ढकने वाली काली की से टकराई, वो पूरी तरह गायब हो गई, जैसे उसे सोख लिया गया हो। उसी पल सुनहरी बिजली का अजगर, बैंगनी आग का गोला और वो बड़ी सफेद अंगूठी एक साथ मार्किस नानलोंग से टकराए। गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स थोड़े पीछे थे, लेकिन वे भी हमले के लिए बढ़ रहे थे। जहां तक बाकी हमलों की बात थी, मार्किस नानलोंग उन्हें झेलना नहीं चाहता था। उसके शरीर के चारों ओर की काली की कांपी और अचानक उसे लेकर बहुत तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। काली की का वो 10 मीटर चौड़ा गोला हवा में इधर उधर चमकते हुए उसकी रक्षा कर रहा था। उसकी रफ्तार और पैंतरे इतने गजब के थे कि कोई भी हमला उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब सफेद कपड़ों वाली महिला ने अपना हमला बेकार होते देखा, तो उसने गुस्से में अपने आईने से बार बार इंद्रधनुषी रोशनी छोड़नी शुरू कर दी, लेकिन वे सब चूकते रहे। ये पीछा कुछ देर तक चला और हान ली को काफी चिड़चिड़ाहट हुई, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल सेंस से कंट्रोल होने के बावजूद उसका कोई भी हमला निशाने पर नहीं लग रहा था। तभी हान ली को अपने दिमाग में मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस की आवाज सुनाई दी। नौजवान, अगर तुम्हारे पास कोई और मारक तरीका नहीं है तो मैं तुम्हें भागने की सलाह देता हूं। एल्डर डेविल्स इस दुनिया के कल्टिवेटर्स से बहुत अलग होते हैं। वे बहुत क्रूर और हिंसक होते हैं और लड़ाई में माहिर होते हैं। हालांकि वे हमारी दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी एक हाई ग्रेड एल्डर डेविल जितना खतरनाक नहीं है। अगर वे गंभीरता पर उतर आएं तो तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। चूंकि मैंने अभी तक अपना आखिरी नैसेंट सोल पपेट तैयार नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता।
जब हान ली ने ये सुना तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके चेहरे पर एक सख्त भाव आया और उसने अचानक अपनी आस्तीनें लहराईं। पलक झपकते ही एक साफ झंकार सुनाई दी और कई दर्जन छोटी सुनहरी तलवारें बाहर निकलीं, जिनमें से प्रत्येक फुट भर लंबी सुनहरी रोशनी की लकीर जैसी लग रही थीं। फिर वे हान ली के इशारे पर हवा में चक्कर काटने लगीं। हान ली ने बिना किसी भाव के अपनी तलवारों पर कई मंत्रों की मोहरें लगाईं, जिससे वे कई बार कांपीं और देखते ही देखते अपनी 100 से ज्यादा हूबहू नकलें तैयार कर लीं। चारों तरफ एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। हान ली ने अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई और चिल्लाया, जाओ। तलवारों की रोशनी एक साथ गूंजी और फिर नजरों से ओझल हो गईं। पल भर में हान ली ने अपने सामने ओरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन बिछा दिया था। मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस हैरानी से चिल्लाया और उसने धीरे से कहा, एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन? तुम्हारे पास अभी भी ऐसी तकनीकें थी जो तुमने इस्तेमाल नहीं की थीं? तो समझो मैंने अभी जो कहा था वो कहा ही नहीं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हें इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन पर इतना भरोसा क्यों है। सीनियर को जल्द ही पता चल जाएगा कि ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्या है। ये कहना मुश्किल है कि अगर ये एल्डर डेविल का असली शरीर होता तो ये फॉर्मेशन उसे मार पाता या नहीं, लेकिन चूंकि उसने एक इंसान के शरीर पर कब्जा किया है तो अगर मैं उसे मार नहीं पाया तो कम से कम उसे इस शरीर से तो बाहर निकाल ही दूंगा। मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस धीरे से हंसा और बोला, नौजवान, इतनी डींगे मत मारो और खुद को जरूरत से ज्यादा मत समझो। क्या तुमने अभी तक उस एल्डर डेविल के शरीर की ताकत और उसकी खतरनाक डेविल आर्ट्स का अनुभव नहीं किया है? हंग ली का दिल मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस की चेतावनी सुनकर धड़क उठा और उसने पूछा, आपके लहजे से ऐसा लगता है जैसे आपको एल्डर डेविल से निपटने का निजी अनुभव रहा है। मुझे लगा था कि आप कभी डेविल फॉल वैली में दाखिल ही नहीं हुए। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस कई बार फुपकारा और चिढ़ते हुए बोला, ओह, क्या तुमने मुझे पहले नहीं सुना? मेरे कई अच्छे दोस्त थे जो इस घाटी में घुसे थे। हालांकि उन सबके पास असाधारण क्षमताएं थीं, लेकिन अपनी संयुक्त शक्तियों के बावजूद उनमें से केवल एक ही जिंदा बचकर निकल पाया। निश्चित रूप से ये एल्डर डेविल्स की ताकत को दर्शाता है। हन ली मुस्कुराया और उसने एक और सवाल पूछने के बारे में सोचा ही था कि तभी उसे दूर भागते हुए काले की के गोले से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। इसके बाद काले की से अचानक हवा का एक तूफान छट गया, जिससे मार्किस नैनलॉन्ग का असली रूप सामने आ गया। जब एंसेस्टर लिंगू और सफेद कपड़ों वाली महिला ने यह देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनका खून जम गया। क्या वो इंसान है? उन्होंने देखा कि मार्किस नैनलॉन्ग 2 सिरों के साथ बाहर निकला था। एक सिर गर्दन के आगे और दूसरा छोटा सिर पीछे की तरफ था, और दोनों ही बेहद डरावने दिख रहे थे। उसके कंधों से 4 शैतानी भुजाएं निकली हुई थीं, जो इतनी लंबी थी कि घुटनों से नीचे तक पहुंच रही थीं। आगे वाले सिर के चेहरे पर बैंगनी रंग के तराजू जैसे निशान थे और माथे से कई इंच लंबा सफेद सींग निकला हुआ था। हालांकि उसकी नाक, आंखें और बाकी चेहरे की बनावट पहले जैसी ही थी, लेकिन उसकी पीठ पर मौजूद छोटा सिर पूरी तरह से एक दानव जैसा था। हालांकि वो सिर भी सींग वाला और तराजूदार था, लेकिन वो देखने में बहुत भयानक था। जब उसने अपने काले होंठ खोले तो 1 फुट लंबी काली लाल नुकीली जीभ बाहर निकली, जो किसी सांप की जीभ की तरह वापस अंदर खिंच गई। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस सिर की आंखें पतली झुर्रियों जैसी थीं, जो चांदी जैसी रोशनी से चमक रही थीं। जब भी उसकी आंखें हिलतीं तो एक अमानवीय बेचैनी का एहसास होता था। न केवल उसका सिर, बल्कि उसका पूरा शरीर बैंगनी स्केल से ढका हुआ था। उसकी चारों लंबी भुजाओं की उंगलियों से हड्डी जैसे लंबे नाखून निकले हुए थे। जब उसने उन्हें एक साथ मिलाया तो वे चांदी की चमक से चमक उठे और बेहद नुकीले लग रहे थे। भले ही इस भयानक रूप को देखकर एंसेस्टर लिंगू और सफेद कपड़ों वाली महिला का दिल कांप उठा था, लेकिन नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स के रूप में अपने समृद्ध अनुभव के कारण उन्होंने खुद को डर से दबने नहीं दिया। इसके बजाय जब उन्होंने देखा कि एल्डर डेविल अपनी जगह पर स्थिर हैं, तो उन दोनों ने अपने खजानों की ओर इशारा किया और हमला करने का आदेश दिया। इंद्रधनुषी रोशनी की एक किरण चमकी और उसने एल्डर डेविल को अपने घेरे में ले लिया। खुश होकर एंसेस्टर लिंगू ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी विशाल सफेद अंगूठी को उसे जकड़ने का आदेश दिया। जब एल्डर डेविल ने यह देखा तो उसके सामने वाले सिर के भाव बिल्कुल सपाट रहे, जैसे कि वो मर चुका हो, लेकिन उसके पिछले सिर ने उपहास करते हुए एक मुस्कान दी। वो विशाल अंगूठी चमकी और सीधे एल्डर डेविल के सिर पर जा गिरी। तभी दानव की चारों भुजाएं बैंगनी रोशनी से चमक उठीं, और इससे पहले कि अंगूठी उसे फंसा पाती, उसने अपनी भुजाओं से उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। एंसेस्टर लिंगू हैरान रह गया और उसने जल्दी से एक स्पेल टेक्निक का इस्तेमाल किया।
अंगूठी तेजी से चमकी और आजाद होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे चारों हाथ धातु की तरह मजबूत थे। एल्डर डेविल के पिछले सिर ने ठहाका लगाया और अपना मुंह खोलकर उस विशाल अंगूठी पर पिच काले रंग के तरल पदार्थ का एक गोला थूका। जैसे ही वो अंगूठी उस काले तरल से भीग गई, वो अचानक चीख उठी और उसकी आध्यात्मिक रोशनी बिखर गई और वो राक्षसी काली रोशनी से टिमटिमाने लगी। मेरी यांग फ्यूज्ड रिंग, एंसेस्टर लिंगू घबराहट में चिल्लाया। जैसे ही अंगूठी ने अपनी रोशनी खोई, उसने महसूस किया कि उस खजाने से उसका मानसिक संबंध टूट गया है और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस एल्डर डेविल के पास प्राचीन खजानों को भ्रष्ट और नष्ट करने का तरीका था। उसी पल एल्डर डेविल की 3 भुजाओं ने अंगूठी पर से अपनी पकड़ ढीली की और उसने अपनी बची हुई एक भुजा से अंगूठी को घुमाना शुरू कर दिया, जिससे घूमते हुए उसके कई अक्स बन गए। छोटे सिर पर एक संतुष्ट भाव आया और उसने अपने सामने वाले सिर का इस्तेमाल करते हुए कहा, बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। मुझे चिंता थी कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है। फिलहाल के लिए इससे काम चल जाएगा। उसी समय उसकी 2 अन्य भुजाओं ने उसके शरीर के पास से 2 काले झंडे निकाल लिए। उसने एक छोटी काली तलवार भी थूकी जो हवा में तैरने लगी। जहां तक उसकी चौथी भुजा का सवाल था, उसने उसकी एक नंगी मुट्ठी बना ली। ही, हालांकि मेरे पास केवल कुछ ही डेविल फाइट कल्टिवेटर ट्रेजर्स हैं, लेकिन अभी के लिए ये काफी होंगे। एल्डर डेविल कुटिलता से मुस्कुराया। क्योंकि हनली अपनी तलवारों की फॉर्म लगाने में व्यस्त था, इसलिए उसकी सुनहरी बिजली और आग का गोला धीमा पड़ गया और पीछे रह गया। जहां तक गोल्ड डिवावरिंग बीटल्स का सवाल था, वे एल्डर डेविल का पीछा कर रहे थे, लेकिन बदलाव पूरा होने के बाद वे डर के मारे रुक गए और एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगे। हनली घबराहट और हैरानी में था। ये पहली बार था जब उसने गोल्ड डिवावरिंग बीटल्स के साथ अपने मानसिक संबंध के जरिए डर महसूस किया था। इतना ही नहीं, इस 2 सिरों और 4 भुजाओं वाले दानव के रूप ने उसे सेक्रेड प्रोविनेंस प्लेट की छवि और मास्टर कैंगकुन की वेदी पर रखी 3 सिरों और 6 भुजाओं वाली मूर्ति की याद दिलाती। हनली समझ नहीं पा रहा था कि इन तीनों चीज़ों के बीच क्या संबंध है। जहां तक एल्डर डेविल के हाथों में झंडों की बात थी, वे हवा को नियंत्रित करने वाले झंडे यानी विंड कमांडिंग फ्लैग्स थे जो लू वे यिंग के थे। और उस जानी पहचानी छोटी तलवार को हनली ने पहचान लिया कि ये उन खजानों में से एक थी जो प्राचीन कल्टीवेटर के अवशेषों से मिले थे। उसने वास्तव में इसे भ्रष्ट करने और इसका उपयोग करने में सफलता पा ली थी। लेकिन चाहे जो भी हो, अब सोचने का समय नहीं था। उसे एल्डर डेविल को उकसाकर ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर खींचना था। इसी सोच के साथ हनली ने गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को आगे बढ़ने का आदेश दिया और डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग और बैंगनी आग के गोले की गति बढ़ा दी। दोनों सिर एक साथ हंस पड़े जब उन्होंने ये देखा और एल्डर डेविल की गर्दन अचानक मुड़ी और उसके सिरों की स्थिति बदल गई। छोटे सिर ने अपनी काली लाल जीभ को एक अजीब प्रदर्शन में अंतहीन रूप से बाहर निकाला। एल्डर डेविल ने हनली के आने वाले हमलों की ओर देखा और बचने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया। उसने अपनी भुजाएं लहराईं और अपने तीनों खजानों को हवा में उठा लिया। उस क्षण छोटी तलवार, स्पेल फ्लैग्स और अंगूठी काली रोशनी से चमक उठे। एल्डर डेविल और हनली के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो गई, लेकिन अचानक दूर से एक राक्षसी दहाड़ों की एक गूंज उठी जो बादलों के गरजने जैसी थी। इसमें इतना गुस्सा और हिंसक इरादा था कि दूर खड़े एंसेस्टर लिंगहू और सफ़ेद कपड़ों वाली महिला का मन भी कांप उठा। हनली ये विस्मयकारी दहाड़ सुनकर चौंक गया और वो 2 सिरों वाला एल्डर डेविल भी दंग रह गया। फिर एल्डर डेविल में अपने सभी खजाने वापस खींच लिए और तुरंत काली लकीर की तरह उड़ गया और एक चीख छोड़ते हुए बिजली की तरह दूर निकल गया। वो जिस दिशा में उड़ा वहीं से वो दहाड़ आई थी। अपनी हैरानी में हनली हिचकिचाया और उसने उंगली से इशारा करते हुए सुनहरी बिजली, बीटल्स और बैंगनी लिपटों को फिलहाल के लिए रुकने का आदेश दिया। फिर उसने दूर जाते हुए एल्डर डेविल को देखा और उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आए। अगर उसे सही से याद था तो ये दहाड़ और कुछ समय पहले उठी ची की लहर डेविल फॉल वैली के नक्शे पर चिन्हित एक स्थान की दिशा से आई थी। क्या वहां कुछ बड़ा हुआ था? एल्डर डेविल भी इतनी जल्दी वहां उड़ गया और जवाब में एक चीख भी निकाली। क्या इसका मतलब ये है कि एक और एल्डर डेविल प्रकट हो गया है? जैसे ही ये विचार हनली के दिमाग में आए, वो सोच में डूबा हुआ वहीं खड़ा रहा। एंसेस्टर लिंगहू और सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने जब देखा कि एल्डर डेविल चला गया है तो उन्हें बड़ी राहत मिली और वे शांत हुए। जब से उस सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने देखा था कि उसका स्टेसिस लाइट मिरर अब उस बदले हुए एल्डर डेविल को रोक नहीं सकता है, वो डर से भर गई थी। हालांकि एंसेस्टर लिंगहू को अपने खोए हुए जादुई खजाने का कुछ अफसोस था, लेकिन वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और उसने खुद को भाग्यशाली समझा। अगर हनली समय पर नहीं आता तो उसे और मास्क्ड मून सेक्ट की बड़ी एल्डर को विनाश का सामना करना पड़ता। मूल रूप से वे अपने एक अच्छे दोस्त के साथ घाटी में घुसे थे, लेकिन उस मार्क्विस नैन लॉन्ग ने उसके नेसेंट सोल को बाहर निकालकर खा लिया था।
अब जबकि एल्डर डेविल बहुत दूर उड़ गया था और वापस नहीं आने वाला था, तो एंसेस्टर लिंगहू और सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में हनली के पास जाने का फैसला किया। चूंकि हनली की क्षमताओं के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें अवाक कर दिया था, इसलिए उन्हें बिना बात किए वहां से जाना उचित नहीं लगा। एंसेस्टर लिंगहू ने उसे सलाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, कल्टीवेटर हन, मुझे बचाने के लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, वरना मैं मारा जाता। फिर उसने अपनी नज़रें हनली के पास मौजूद टाइगर पपेट्स और सॉवरिन डेविल कॉर्प्स पर डाली, जिससे बर्फीली ची निकल रही थी। उसने मन ही मन आह भरी और ईर्ष्या महसूस की। हनली इतना जवान था, लेकिन उसने इतनी सारी संपत्तियां और क्षमताएं हासिल कर ली थीं। उसका भविष्य का साधनापथ अथाह था। हनली के साथ येलो फ्लेम वैली की सहायता करने का उसका पिछला समझौता अब सही साबित हुआ था। जब तक हनली साथ है, तब तक येलो फ्लेम वैली अगले 1000 वर्षों तक किसी भी आपदा से सुरक्षित रहेगी। जहां तक ज़ीलिंग की सीनियर मार्शल सिस्टर यानी सफ़ेद कपड़ों वाली महिला का बात था, उसने पिछले झगड़े के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कल्टीवेटर की दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी मुस्कुराहट के विपरीत उसका लहजा उदासीन था। हनली की मौजूदा क्षमताओं को देखने के बाद बदला लेने का कोई भी विचार उसके मन से पूरी तरह मिट चुका था। अपनी बाह के एक झटके के साथ हनली ने सुनहरी बिजली और अन्य चीज़ों को अपने शरीर और आस्तीन में वापस बुला लिया। फिर उसने शांति से कहा, मैंने आपकी जान किसी दया की वजह से नहीं बचाई, मैं केवल अपना बचाव कर रहा था। अब आप क्या करने की योजना बनाते हैं? क्या आप वहां चलकर देखना चाहेंगे? एंसेस्टर लिंगहू ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, कल्टीवेटर हन शायद मजाक कर रहे हैं। वो चीज़ इतनी शक्तिशाली है कि केवल एक लेट नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर ही उसका मुकाबला कर सकता है। हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। जहां तक उस महिला का सवाल था, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने भी अपना सिर हिला दिया। चूंकि ऐसी बात है तो ठीक है, हालांकि मैं उत्सुक हूं, लेकिन अकेले जाना मेरे लिए बहुत खतरनाक है। चलिए यहीं अलग होते हैं। हनली को थोड़ी निराशा हुई। अगर ये 2 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते, तो वो वास्तव में ये देखने जाता कि क्या हो रहा है। हालांकि वो इतना भी उत्सुक नहीं था कि अकेले ही खतरे का जोखिम उठाए। इसी विचार के साथ हनली ने उस चीख की दिशा में देखना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। जब एंसेस्टर लिंगहू ने ये देखा तो उसने घबराहट में पूछा, क्या कुछ हुआ है? एंसेस्टर लिंगहू ने हानली की नज़र का पीछा किया और दूर क्षितिज पर चमकती रोशनी देखी। उसने देखा कि बैंगनी और काली रोशनी बिना रुके टिमटिमा रही थी, जिसने आधे आसमान को ढक लिया था। इन रोशनियों के बीच एक 100 मीटर चौड़ा पन्ना जैसा हरा यानी एमरल्ड ग्रीन बादल उठा, जिसके अंदर कई तरह की चमकदार रोशनियां धीरे धीरे घूम रही थीं। जब ये रोशनियां उस हरे बादल के भीतर आपस में टकराईं, तो एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और दूर से एक करहाने जैसी आवाज सुनाई दी। वो अजीब काली बैंगनी रोशनी अपने साथ खौफनाक डेविलिश की लहरें लेकर आ रही थी, जिससे वे तीनों अच्छी तरह वाकिफ थे। इसमें वही एहसास था जो मार्कस नानलॉन्ग के शरीर पर कब्जा करने वाले शैतान ने ट्रांसफॉर्म होने के बाद छोड़ा था। हालांकि वही ऊर्जा यहाँ पूरी ताकत के साथ निकल रही थी और एक भारी दबाव महसूस करा रही थी। लेकिन एंसेस्टर लिंगहू को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वे काली बैंगनी रोशनी और हरा बादल तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। ब्लोटेड कॉर्प्स पॉइजन, ये वेईवूया की जहरीली तकनीकों से बना जहरीला बादल है। ये किसी भी कल्टीवेटर को छूते ही मार सकता है। मैंने उसे पहले भी इसका इस्तेमाल करते देखा है। सफेद कपड़ों वाली महिला का चेहरा उस हरे जहरीले बादल को देखकर चमक उठा। जब हानली और एंसेस्टर लिंगहू ने यह सुना, तो उन्होंने अजीब भाव से एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन दोनों की आंखों में गहरा डर साफ दिख रहा था। भले ही इस हरे बादल की शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये काली बैंगनी रोशनियों के सामने कमजोर पड़ रहा था। क्या इसका मतलब ये था कि उसका दुश्मन एक लेट नैसेंट सोल कल्टीवेटर के बराबर था? हालांकि उस भयानक ऊर्जा को महसूस करके ये साफ था कि उसका विरोधी वो एल्डर डेविल नहीं था जिसने मार्कस नानलॉन्ग के शरीर पर कब्जा किया था। जब सफेद कपड़ों वाली महिला ने उन दोनों के चेहरे देखे, तो उसे भी इस बात का एहसास हुआ और उसका चेहरा उतर गया। क्या हमें... सफेद कपड़ों वाली महिला हिचकी और कुछ कहने ही वाली थी कि एक ठंडी स्पिरिचुअल सेंस उन तीनों के पास से गुजरी और उसकी बात बीच में ही कट गई। इसे महसूस करते ही हानली का दिल दहल गया और एंसेस्टर लिंगहू का चेहरा उड़ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद हानली ने बिना किसी भावना के कहा, जल्दी फैसला करो, क्या करना है। अगर हमने ज्यादा देर की तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अब जबकि वो एल्डर डेविल जिससे हम लड़ रहे थे वहां पहुंच गया है, तो कल्टीवेटर वेईवूया कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अकेला टेक नहीं पाएगा। क्या आप दोनों उसकी मदद करने का इरादा रखते हैं या यहां से भाग जाना चाहते हैं और इंतजार करना चाहते हैं कि वेईवूया की हार के बाद वे राक्षस आपका शिकार करें?
बोलने से पहले हान ली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस उस काली बैंगनी चमक की ओर भेजी थी, लेकिन वहां मौजूद जबरदस्त स्पिरिचुअल की हलचल ने उसे आगे देखने से रोक दिया, जिससे वो काफी परेशान हुआ। ये साफ था कि वो लड़ाई उसकी मौजूदा कल्टीवेशन के स्तर से कहीं ऊपर की थी। एंसेस्टर लिंगहू और वो महिला एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। अगर मुमकिन होता तो वे दोनों उस एल्डर डेविल से लड़ने के बजाय अपनी जान बचाकर भागना पसंद करते। लेकिन बात वही थी जो हान ली ने कही थी, अगर वेई वू या हार गया तो इस घाटी से बाहर निकलने की उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी, क्योंकि वे बहुत अंदर आ चुके थे। इसके अलावा अगर वेई वू या जिंदा बच गया तो उसे पता चल जाएगा कि उन्होंने मदद करने के बजाय तमाशा देखा था। 9 नेशंस यूनियन के साथी होने के नाते ये उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता था, खासकर इसलिए क्योंकि वे अपने संप्रदायों के ग्रैंड एल्डर्स थे और ये येलो मेपल वैली और मास्क्ड मून सेक्ट के लिए तबाही ला सकता था। वे दोनों हिचकिचा रहे थे और इस स्थिति में फंसने पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अपने संप्रदायों की खातिर उन्हें इस नामुमकिन सी लड़ाई में अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। हान ली मन ही मन कड़वाहट से हंसा और हाथ पीछे बांधकर चुपचाप आसमान में उस काली बैंगनी चमक को देखता रहा। एंसेस्टर लिंगहू ने माथे पर बल डालते हुए एक ठंडी आह भरी। फिर उसने कहा, हम में सबसे शक्तिशाली क्षमताएं कल्टीवेटर हान के पास हैं। आपका क्या इरादा है? मैं हान ली ने तुरंत जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुरा दिया। ये देखकर एंसेस्टर लिंगहू ने मन ही मन हान ली की चालाकी को कोसा। अगर हान ली भागने का सुझाव देता तो वे तीनों तुरंत निकल लेते, और बाद में वेई वू या निबास पूछता तो वो और वो महिला सारा दोष हान ली पर मर सकते थे। जब एंसेस्टर लिंगहू इस उलझन से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि अचानक हान ली चौंक कर बोला, अरे पास में और भी कल्टीवेटर्स हैं, पर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इतना शोर सुनकर हजारों किलोमीटर के दायरे में मौजूद कल्टीवेटर्स यहां खींचे चले आएंगे। जैसे ही उन्होंने ये सुना, उन दोनों ने भी हान ली की नज़र का पीछा किया और देखा कि लड़ाई वाली जगह के दूसरी तरफ कल्टीवेटर्स का एक ग्रुप उस हरे बादल और अजीब रोशनी की तरफ उड़ रहा था। ये लोग यहाँ कैसे? ये इतने खतरनाक इलाके में क्यों आए हैं? हान ली ने जब अपनी स्पिरिचुअल सेंस उन पर डाली तो वो हैरान रह गया। उसने उन 3 कल्टीवेटर्स में से 2 को पहचान लिया था। उनमें से एक डाओइस्ट हेवन क्रिस्टल था, जिसके साथ उसने पहले व्यापार किया था। उसके पीछे 2 डरावनी कठपुतलियां थीं जो चोटों से भरी थीं, और उनमें से एक का तो हाथ भी गायब था। दूसरा शख्स उसका सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग था, जिसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे। रहा सवाल तीसरे शख्स का, तो वो एक अनजाना बूढ़ा आदमी था जो ब्रदर चेंग के साथ घाटी में दाखिल हुआ था। उनके साथ आने वाला तीसरा कल्टीवेटर गायब था। शायद उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई थी। उन्हें पहचानते ही हान ली का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था कि वे लोग इस भयानक लड़ाई को देखकर यहाँ खींचे चले आए हैं। शायद उन्हें लगा कि यहाँ किसी नायाब खजाने की लड़ाई हो रही है। अगर उन्हें पता होता कि यहाँ खजाना नहीं बल्कि नेसेंट सोल को निगलने वाले शैतान हैं, तो वे उल्टे पैर भाग रहे होते। चूंकि वे हान ली से काफ़ी दूर थे, वो उन तक अपनी स्पिरिचुअल सेंस नहीं पहुंचा सका और उन्हें रोक नहीं पाया। देखते ही देखते वो लड़ाई के करीब पहुंच गए। वेई वुया यकीनन उन पर दबाव कम करने के लिए इन नए लोगों को भी लड़ाई में घसीट लेगा, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हान ली को दूसरों की परवाह नहीं थी, लेकिन सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। अब उसे इसमें शामिल होना ही पड़ेगा। मजबूरन हान ली की पुरानी योजना धरी की धरी रह गई। उसने सोचा था कि वो पहले देखेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, फिर तय करेगा कि मदद करनी है या खिसक लेना है। अगर वेई वुया बस थोड़ा बहुत मुश्किल में होता तो वो उन एल्डर डेविल से उलझने को तैयार था। आखिर एक इंसान होने के नाते वो नहीं चाहता था कि ये शैतान डेविल फॉल वैली को शमशान बना दें। लेकिन अगर वेई वुया पूरी तरह हारने वाला होता तो वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालता और चुपचाप निकल लेता। भले ही इसका अंजाम बाकी कल्टीवेटर्स के लिए कयानत जैसा होता, लेकिन वो खुद सुरक्षित बच निकलने की ताकत रखता था। पर अब जबकि ब्रदर चेंग खुद खतरे की तरफ बढ़ रहे थे, हान ली के इरादे बदल गए और उसने हिम्मत जुटाई। अगर मामला बहुत बिगड़ा तो वो अपनी आखिरी चाल के रूप में ब्लड शैडो इवेजन तकनीक का इस्तेमाल करके भाग सकता था। हालांकि उसे बहुत सावधानी से दिशा चुननी होगी ताकि वो किसी स्पेशल टेर स्थानिक दरार में ना फंस जाए। वो इसे सिर्फ आखिरी रास्ते के तौर पर ही इस्तेमाल करेगा। ये सोचकर हान ली मुड़ा और एंसेस्टर लिंगहू और उस महिला से कहा, चूंकि दूसरे कल्टीवेटर्स उन शैतानों के खिलाफ मदद करने जा रहे हैं तो मैं भी चुपचाप नहीं बैठूंगा। आप लोग जो भी फैसला करें, मैं तो जा रहा हूं। वैसे आप लोग लड़ाई के इतने करीब हैं कि मुझे यकीन है कि कल्टीवेटर वेई ने आपको देख लिया होगा।
अगर आप अब भी नहीं गए तो भविष्य में उनके साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। एक चेतावनी भरे अंदाज में ये कहकर हान ली नीली रोशनी की एक लकीर बनकर लड़ाई की ओर उड़ चला। पीछे बचे दोनों नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स हक्के बक्के खड़े रह गए। इस बीच वो काली बैंगनी चमक और हरा कोहरा और भी हिंसक हो गए। हान ली की बात सच लग रही थी। वे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे। अगर वेई वुया ने जरा भी अपनी स्पिरिचुअल सेंस घुमाई होगी तो वे पकड़े गए होंगे। एंसेस्टर लिंग हू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और उस महिला की तरफ देखकर बेबसी से मुस्कुराया। चलिए, कल्टीवेटर हान सही कह रहे हैं। इंसानी कल्टीवेटर होने के नाते इन शैतानों को खत्म करना हमारा फर्ज है। सफेद कपड़ों वाली महिला का चेहरा उतर गया था। उसने बस सिर हिलाया क्योंकि वो भी खतरे को समझ रही थी। खुशकिस्मती से अब कई कल्टीवेटर्स मिलकर हमला करने वाले हैं तो शायद वो बच जाए। इसी उम्मीद के साथ वे दोनों अपनी हिम्मत बटोरकर लड़ाई की ओर बढ़ गए। उनसे अनभिज्ञ द कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का ग्रैंड एल्डर डोंगमेन तू अपने 3 शिष्यों के साथ उनसे 50 किलोमीटर पीछे था। एलिमेंटल स्पिरिट नेसेंस के जरिए बनाए गए 5 नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स में से अब सिर्फ 3 बचे थे। बाकी 2 एक स्पेशल टेयर और एक पाबंदी की भेंट चढ़ गए थे। लेकिन डोंगमेन तू के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। इसके बजाय वो उत्साह से क्षितिज की ओर देख रहा था। स्पिरिचुअल ई की लहरें इतनी तेज थीं कि 50 किलोमीटर दूर से महसूस हो रही थीं। उसे लगा कि यह पक्का खजाने की लड़ाई है और उसका इरादा इस अफरा तफरी का फायदा उठाने का था। उससे भी दूर घोस्ट स्पिरिट सेक्ट का एल्डर जोंग अपने चेलों के साथ था। उसके चेहरे पर गहरी मायूसी और गुस्सा था। भले ही उसके पास घाटी का नक्शा था, लेकिन रास्ते में उसके 2 चेले चल रहे स्पेशल टेयर्स की वजह से मारे गए। और सबसे बुरा तो ये हुआ कि जिस स्पिरिट किंडल फ्रूट के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसे कोई और चुरा ले गया। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। स्पिरिट किंडल फ्रूट उसके लिए लेट नेसेंट सोल स्टेज में पहुंचने के लिए बहुत जरूरी था। उसे लगा कि फल ताज़ा काटे गए हैं तो चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। पर जैसे ही एल्डर जोंग हार मानकर लौटने वाला था, उसे ऊर्जा की ऐसी लहरें महसूस हुईं जो उसे उड़ा देने के लिए काफी थीं। शुक्र था कि उसके पास एक बेहतरीन प्राचीन खजाना था जिससे वे सब बच गए। इसके बाद दूर से एक और भयानक स्पिरिचुअल ई की गूंज सुनाई दी। उसे तुरंत उस शख्स का ख्याल आया जिसने उसके फल चुराए थे और वो अपने चेलों के साथ बेताबी से उस तरफ बढ़ गया। हान ली ने सॉवरेन डेविल कॉर्प्स और अपने कठपुतलियों को अपने पास रखा और यहां तक कि युद्ध की ओर उड़ते समय अपने साथ 1 दर्जन विशाल कछुआ पपेट्स भी छोड़ दिए। जैसे ही एंसेस्टर लिंगहू और सफ़ेद कपड़ों वाली महिला उनके पीछे आए, वे दोनों हैरान भी थे और उन्हें थोड़ी राहत भी महसूस हुई। हालांकि ये पपेट्स अकेले में कुछ खास नहीं थे, लेकिन जब कई दसियों की संख्या में मिलाकर इनका कुशलता से उपयोग किया जाता तो वे एक साधारण नेसेंट सोल कल्टिवेटर का ध्यान भटकाने की ताकत रखते थे। जहां इन दोनों को ये देखकर थोड़ा सुकून मिला, वहीं एंसेस्टर लिंगहू को जलन महसूस हुई और वो सफ़ेद कपड़ों वाली महिला सहम सी गई। उसने सोचा न था कि हान ली ने अब भी अपने कई पत्ते छुपाकर रखे हैं। वो वाकई में कितना रहस्यमयी व्यक्तित्व है। पलक झपकते ही हान ली ने युद्ध से 5 किलोमीटर की दूरी को तेजी से तय कर लिया। फिर वो करीब 300 मीटर की दूरी पर पहुंचकर धीरे से रुका और वहां जो हो रहा था उसका मुआयना करने लगा। अब जब वो पास था तो उसने देखा कि वहां काले बैंगली डेविलिश प्रकाश से बनी अनगिनत टेंटिकल्स पागलों की तरह चारों ओर लहरा रही थीं। उस बैंगनी रोशनी के केंद्र में एक डेविल भी दिखाई दिया, जो उस डेविलिश की का स्रोत था। उस डेविल का चेहरा डरावना था और उसके माथे पर एक सींग उगा हुआ था, जो 2 सिर वाले और 4 हाथों वाले डेविल से काफी मिलता जुलता था। हालांकि उसका शरीर पूरी तरह से इंसानी लग रहा था और उसकी त्वचा बारीक तराशे हुए जेड की तरह चिकनी और पारभासी दिख रही थी। उस समय उस डेविल ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे कि वो सो रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि अपना मुंह बंद रखने के बावजूद उसके पेट से रह रहकर बिजली जैसी गरजने वाली आवाजें निकल रही थीं। सिर्फ इस आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो डेविल बहुत गुस्से में हो, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उस डेविल के हाथ मशीनी तरीके से नीचे बादलों की ओर गहरे काले रंग की आग के गोले फेंक रहे थे। आग के गोलों की गति ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें धीमा कर दिया गया हो। लेकिन अपनी साधारण दिखावट के विपरीत ये काले आग के गोले फटने पर 30 मीटर चौड़ी लपटें छोड़ रहे थे, जिससे आसपास के ज्यादातर हरे बादल बिखर गए थे। फिर भी वी वुया के जहरीले हरे बादलों को कम करके नहीं आंका जा सकता था। वो बादल कई बार कांपा और फिर काले आग के गोलों को खत्म करने के लिए पलटवार किया। हरे जहरीले की से बने अनगिनत सांपों की एक निरंतर बौछार।
हालांकि ये सब बेकार गया क्योंकि वे सभी बीच हवा में ही फट गए, इससे पहले कि वे उस डेविल तक पहुंच पाते। इसका नतीजा ये हुआ कि हरे बादल, अजीबोगरीब रोशनी और काली डेविलिश लपटें आपस में उलझ गईं और रुक रुक कर हवा में धमाके होने लगे। जल्द ही एंसेस्टर लिंगहू हान ली के पास पहुंचा और हवा में उस डेविल को देखा। हैरानी के साथ उसने खुशी खुशी कहा, यहाँ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि वो डेविल अभी तक जागा नहीं है, या शायद उसका शरीर किसी तरह की पाबंदी में है। जो भी हो, ये एक शानदार मौका है। हान ली ने अपना सिर हिलाया। अपने आसपास का जायजा लेते हुए उसने कहा, अगर ये इतना आसान होता तो कल्टीवेटर वी उसे अब तक मार देता, बजाय इसके कि वो इतनी मेहनत से जहर के बादल में छिपा रहता। यहाँ कुछ बहुत ही गहरा और पेचीदा हो रहा है। ये भी गौर करने वाली बात है कि इस डेविल की डेविलिश की उस भागे हुए डेविल से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, जिससे पता चलता है कि इनके बीच कोई रिश्ता है और ये उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। हैरान होकर उसने डेविल बने हुए मार्किस नानलोंग का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अचानक उसकी नज़र सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग की टोली पर पड़ी। जब वे वहां पहुंचे तो वे और भी ज्यादा हैरान दिखे। जब सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने हान ली को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी आई, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने बस मुस्कुराते हुए हान ली को सिर हिलाकर इशारा किया। ये देखकर हान ली थोड़ा फीका मुस्कुराया और उसने हिचकिचाते हुए आवाज के जरिए मैसेज भेजा, सीनियर मार्शल ब्रदर, आप गलत वक्त पर आए हैं। ये डेविल बेहद खतरनाक है, यहाँ तक कि वी वुया भी शायद उसका मुकाबला ना कर पाएं। पास में ही एक और डेविल भी है जिसके 2 सिर और 4 हाथ हैं। घबराकर सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने तुरंत जवाब दिया, क्या वो बादल कल्टीवेटर वी वुया का है और वहां एक और राक्षस है? चूंकि आपको पता है कि क्या हो रहा है, तो क्या आपकी भिड़ंत हो गई है? मैं पहले ही दूसरे डेविल के साथ हाथ आजमा चुका हूं। हालांकि मुझे उसकी असली ताकत नहीं पता, लेकिन वो एक लेट नीसेंट सोल कल्टीवेटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम हाथ मिला लें तो शायद हम मुश्किल से उसका सामना कर पाएंगे। इसके अलावा ये डेविल नीसेंट सोल्स को खा सकता है, छिपने की तकनीक में माहिर है और बहुत तेज गति से चल सकता है। संभल कर रहें, अगर वो हम पर हमला करता है तो हमें मिलकर लड़ना चाहिए। इस तरह हमारे बचने की संभावना बेहतर होगी। मैं समझ गया, मैं अपने साथ मौजूद 2 कल्टीवेटर से इस बारे में बात करता हूं। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग का दिल बैठ गया और उसने मुड़कर अपने साथ मौजूद 2 कल्टीवेटर्स को वो सब बताया जो हान ली ने उसे कहा था। डाओइस्ट हेवन क्रिस्टल ने हान ली को पहचान लिया था और उसने जब हान ली के पास 30 बाघ और कछुआ पपेट्स देखे तो वो दंग रह गया। उस समय उसने हान ली की ओर देखकर मुस्कुराहट दी और फिर सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग के साथ चर्चा शुरू कर दी। रही बात उनके साथ झुर्रीदार बुढ़े आदमी की, तो उसने हान ली का नाम सुनते ही उसकी ओर हैरानी से देखा। हालांकि ये वो एक नेसेंट सोल का ऐसा सनकी था जो सालों से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, फिर भी उसने हान ली की नई और बड़ी शोहरत के बारे में सुन रखा था। साथ ही हान ली उसके अच्छे दोस्त का जूनियर मार्शल ब्रदर था। मन में उत्सुकता लिए उसने शांत भाव से हान ली की ओर सिर हिलाया। जहां तक एंसेस्टर लिंगहू और सफ़ेद कपड़ों वाली महिला की बात थी, वे बहुत मशहूर नहीं थे और ना ही दूसरे गुट के कल्टीवेटर्स के साथ उनका कोई रिश्ता था, लेकिन वे हान ली के साथ ही थे। इसलिए वे सभी इन भयानक डेविल्स के खिलाफ लड़ाई में हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए। तभी वे वुया एक भारी और फटी हुई आवाज में बोला, कल्टीवेटर खान, ये बहुत अच्छा हुआ कि आप समय पर पहुंच गए। ये राक्षस एक एल्डर डेविल है जिसने प्राचीन काल के दौरान हमारे इस संसार पर हमला किया था। वे सभी मानव कल्टीवेटर्स के कट्टर दुश्मन हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेविल फॉल वैली के अंदर एक सील किया गया था। इसे अनजाने में कल्टीवेटर वांग तियांगशेंग और वांग तियांगू ने आज़ाद किया और वे इस डेविल के आज़ाद होते ही जगह के फटने के कारण मारे गए। मैं सिर्फ किस्मत से बच पाया, लेकिन इस प्रक्रिया में मेरी जीवन शक्ति को बहुत चोट पहुंची है। मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। सौभाग्य से प्राचीन कल्टीवेटर्स ने उसके शरीर पर एक सील लगा दी थी, लेकिन वह अभी उसे डेविल फायर से पिघला रहा है। दोस्तों, आपको उसे रोकना होगा, वरना ये शैतानी राक्षस डेविल फॉल वैली के अंदर मौजूद हर किसी को बिना किसी प्रतिरोध के मार डालेगा। वे वुया की आवाज़ चिंता और घबराहट से भरी थी, जैसे उसकी चोटें बहुत गंभीर हों। इसके बाद हरा बादल बीच से हटा और वे वुया का चेहरा सामने आया, जो मौत जैसा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें धुंधली थीं। जब हान ली ने यह सुना तो उसने अपने मन में कोसना शुरू कर दिया। उसका इरादा शुरू में वे वुया की मदद करना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस हमले में अब वे ही मुख्य ताकत बनने वाले थे। ये तो मुसीबत थी। एंसेस्टर लिंगहू और बाकी सभी ने एक दूसरे को बेबसी से देखा। वे जानते थे कि हालात बहुत खराब हैं। जब वे वुया जैसा योद्धा भी उस डेविल का मुकाबला नहीं कर पाया तो वे क्या ही कर लेते, लेकिन अगर वे भागते तो वे वुया हेवनली साउथ के साधना की दुनिया में उनकी इज्जत मिट्टी में मिला सकता था।
आखिर ये कल्टिवेटर्स के बीच की कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, बल्कि एल्डर डेविल्स के खिलाफ जंग थी। जैसे स्थिति की मुश्किल को समझते हुए वे वुय्या की आवाज़ थोड़ी नरम हुई और वह बोला, चिंता ना करें, मैंने अपनी आध्यात्मिक समझ दूर तक फैला ली है। जब तक आप इस डेविल को उलझा कर रखेंगे, दूसरे साथी जल्द ही पहुंच जाएंगे। और कुछ समय पहले मैंने मौलान को भी एक संदेश भेज दिया है। जिस तरह से वे हेवनली साउथ वे अपनी जगह बनाना चाहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे ना आएं। हान ली और अन्य लोग यह सुनकर राहत महसूस करने लगे। हालांकि वे शायद उस एल्डर डेविल का मुकाबला ना कर पाएं, लेकिन उसे कुछ समय के लिए रोके रखना मुमकिन था। हालांकि काले डेविलिश की में तैरता हुआ वह डेविल शायद समझ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। उसकी अधखुली आंखें कांपी और उनमें एक बर्फीली चमक आई। उसके हाथ रुक गए और उसने धीरे से अपना सिर उठाकर चारों ओर देखा। जैसे उस डेविल की नज़र उन पर पड़ी, उसके चारों ओर से लगातार बैंगनी काली रोशनी चमकने लगी, जिससे कल्टीवेटर्स की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका दिल बैठ गया हो, जैसे उन्हें किसी शिकार की तरह घूरा जा रहा हो। हालांकि हान ली ने ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक की साधना की थी और वह अपनी विशाल आध्यात्मिक समझ से इसके ज़्यादातर असर को रोकने में सफल रहा। हालांकि उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, फिर भी वो अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज से उस एल्डर डेविल को देख पा रहा था। अगर वो जानबूझकर उसकी नज़रों से बचता, तो उसे डर था कि कहीं उसके मन में डर न बैठ जाए, जो बाद की लड़ाई में उसे कमज़ोर कर दे। जब उस एल्डर डेविल ने हान ली की चुनौती भरी नज़र देखी, तो वो थोड़ा हैरान हुआ और उसकी बर्फीली नज़रों ने एक बार हान ली का मुआयना किया, जबकि हान ली उसे चुपचाप घूर रहा था। एंसेस्टर लिंगू और सफ़ेद कपड़ों वाली महिला पहले हान ली के बगल में खड़े थे, लेकिन जैसे ही उस एल्डर डेविल की नज़र हान ली पर पड़ी, वे अनजाने में कई कदम पीछे हट गए, जैसे उस डेविल की स्पिरिचुअल सेंस के दबाव से उन्हें पीछे धकेल दिया हो। जब दूसरों ने यह देखा, तो उनके चेहरे के भाव बदल गए और वे और भी चौकन्ने हो गए। तभी उस डेविल ने अपना हाथ उठाया और काली आग टिमटिमाई। पलक झपकते ही एक काला आग का गोला सर के आकार का हो गया। फिर उसके हाथ हिलाते ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। हान ली का दिल धड़का और उसके तुरंत बाद वह चौंक गया। वह काला आग का गोला उनमें से किसी की तरफ नहीं गया, बल्कि आकाश में खाली जगह की ओर गया। वहां पहुंचकर वह गोला फट गया और 30 मीटर के दायरे में सब कुछ आग से ढक गया। हान ली की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि उन काली लपटों के बीच एक आकृति उभरी है, एक 2 सिर वाला और 4 हाथों वाला राक्षस। उस राक्षस के हाथ बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे और उसने अपने हाथ लहराकर उन काली लपटों को समेटकर फिर से एक गोला बना लिया। उस 2 सिर वाले एल्डर डेविल ने उसे निगल लिया। फिर उसने ऊपर मौजूद डेविल की ओर अपना सिर उठाया। तो तुम थे, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, उस शैतानी चेहरे वाले एल्डर डेविल ने आह भरी। उस 2 सिर वाले एल्डर डेविल ने एक कुटिल मुस्कान दी और दुश्मनी भरे लहजे में बोला, तुमने मुझ पर हमला करने की काफी हिम्मत दिखाई है। ऐसा लगता है कि तुम असली मालिक बनना चाहते हो। मुझे हैरानी होती है कि क्या अतीत में तुम्हें उन कल्टिवेटर्स के पीछे भेजना मेरी गलती थी? चूंकि तुम मैं हूं और मैं तुम हूं, तो अब जबकि मैंने अपनी खुद की चेतना हासिल कर ली है, मुझे तुम्हारे आदेशों का पालन क्यों करना चाहिए? और सेक्रेड रेल्म में किसी आत्मा के टुकड़े का अपने मूल स्वरूप को निगल जाना कोई अनोखी बात नहीं थी। तुम्हें इस बात का एहसास तब होना चाहिए था जब तुमने मुझे अकेले आज़ाद किया था। एक सिर वाले एल्डर डेविल ने शांत स्वर में ये बात कही। 2 सिर वाले शैतान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। बिल्कुल सही, मुझे इसकी उम्मीद थी। हालांकि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ह्यूमन कल्टिवेटर्स को मेरे शरीर तक खींच लाओगे और एक नया शरीर बनाने के लिए मेरे सील किए गए शरीर पर डिसोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे। क्या तुम्हें नहीं पता था कि भले ही ये शाप को ख़त्म करने में सक्षम है, लेकिन इससे मेरे शरीर की वाइटैलिटी को भारी नुकसान होगा और मेरी कल्टिवेशन 1/3 कम हो जाएगी? क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मानव रूप वाले एल्डर डेविल ने तिरस्कार के साथ कहा, तुम्हारा शरीर? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं मूल रूप से तुम्हारी आत्मा का ही एक हिस्सा था, तो मैं इस शरीर का अपनी इच्छानुसार उपयोग क्यों नहीं कर सकता? रही बात 1/3 कल्टिवेशन के नुकसान की, तो जब तक मैं तुम्हें निगल नहीं लेता, तब तक मैं मॉर्टल वर्ल्ड में रहने और उन अज्ञानी कायरों से बचने में सक्षम रहूंगा, बिल्कुल आज़ाद और बेखौफ होकर। जब सही समय आएगा, तो मैं सेक्रेड रेल्म के लिए एक प्राचीन रास्ता खोलूंगा, और इस महान उपलब्धि के परिणाम स्वरूप मैं शायद सेक्रेड एंसेस्टर्स का सदस्य भी बन जाऊं। तब थोड़ी सी खोई हुई कल्टिवेशन का क्या महत्व रह जाएगा? जब 2 सिर वाले शैतान ने यह देखा, तो उसे समझ आ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, और उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चूंकि जिस दूसरी डेविल सोल को उसने तैयार किया था, वो अब उसे धोखा दे रही थी, इसलिए अब उन्हें एक दूसरे की स्पिरिचुअल सेंस को शांत करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस दुनिया में केवल एक ही मेन सोल रह सकती थी। जाहिर है,
दो सिर वाले शैतान के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। चूंकि मेन सोल इस क्षेत्र की पाबंदियों से बचने में असमर्थ थी, इसलिए वो अपनी आत्मा के टुकड़े को भी भागने का जोखिम नहीं दे सकता था। हालांकि अब उसका पलड़ा हल्का था, लेकिन उसकी सोल रेमनेंट ने एक गलती कर दी थी। भले ही उसकी आत्मा के टुकड़े ने डेविल बॉडी पर कब्जा कर लिया था और उसकी कल्टीवेशन या उसका डेविल फॉर्म शरीर तुलना के काबिल नहीं था, लेकिन मेन सोल होने के नाते उसने अपनी आत्मा के टुकड़े पर एक रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी लगा रखी थी। हालांकि वो नहीं जानता था कि इस रिस्ट्रिक्शन का कितना हिस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन यही आने वाली लड़ाई का फैसला करने वाला था। इस विचार के साथ एल्डर डेविल ने अचानक अपना एक सिर घुमाया और कल्टीवेटर्स की भीड़ की ओर देखा। उसने कहा, चलो पहले इन कल्टीवेटर्स की नैसेंट सोल्स को निगल लेते हैं और अपना मामला बाद में सुलझाते हैं। फिर हम इस बात पर बिना किसी रुकावट के लड़ सकते हैं कि कौन किसका गुलाम बनेगा। मैं इन इंसानों को इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाने का कोई मौका नहीं देना चाहता। यकीन है कि तुम सहमत होगे। बिल्कुल, मैंने अब अपने शरीर की अधिकांश रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया है। अगर तुम हमला नहीं भी करते तो भी मैं इन सबको अकेले ही मार सकता था। एल्डर डेविल की सोल रेमनेंट शांति से बोली और उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी, जिनसे तेज लाल बैंगनी रोशनी निकलने लगी। एल्डर डेविल ठंडे स्वर में हंसा और उसने अनजाने में अपनी नज़रें हानली पर टिका दी। खुद को बहुत ज़्यादा मत समझो, इनमें कुछ कल्टीवेटर्स ऐसे हैं जो वाकई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। एल्डर डेविल ने अपना मुंह खोला और विरोध जताते हुए एक लंबी बैंगनी जीभ बाहर निकाली। जब कल्टीवेटर्स ने दो सिर वाले एल्डर डेविल को प्रकट होते देखा तो वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर वे और भी ज्यादा दंग रह गए। ऐसा लग रहा था कि दोनों शैतान मूल रूप से एक ही स्वामी और उसकी आत्मा का टुकड़ा थे, लेकिन अब वो आत्मा का टुकड़ा ही मेन सोल बन गया था, क्योंकि उसने असली शरीर पर कब्जा कर लिया था और उनके बीच अब कट्टर दुश्मनी थी। एंसेस्टर लिंगहू और सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग शुरुआत में ये सुनकर मन ही मन खुश हुए थे। अगर दोनों शैतान पहले आपस में लड़ते तो वे इस लड़ाई का फायदा उठा सकते थे, लेकिन पासा तब पलट गया जब दोनों शैतानों ने कल्टीवेटर्स से निपटने के लिए एकजुट होने का फैसला कर लिया। हान ली का दिमाग तेजी से चला और वो वी वूविया की ओर मुड़ा और बोला, कल्टीवेटर वी, मुझे मेन डेविल को रोकने के लिए आपको तकलीफ देनी होगी। ये दोनों आपकी सहायता करेंगे, जबकि मैं और बाकी लोग दो सिर वाले शैतान से निपटेंगे। खुद को बचाने के लिए हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं। हान ली ने एंसेस्टर लिंगहू और सफ़ेद कपड़ों वाली महिला की ओर इशारा करके उन्हें वी वूविया की मदद करने के लिए कहा। वी वूविया के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई जब उसे समझ आ गया कि हान ली का क्या मतलब है। उसने कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि उसने अपने शरीर की अधिकांश रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया है और मैं नहीं जानता कि मैं और कितनी देर तक टिक पाऊंगा। वो जितना अधिक समय खरीद पाता उतने ही अधिक कल्टीवेटर्स वहां पहुंच सकते थे। एंसेस्टर लिंगहू और सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने हान ली के आदेश का कोई विरोध नहीं किया। आखिरकार कल्टीवेशन की दुनिया में ताकत ही तय करती है कि बड़ा कौन है। जैसे ही हान ली ने बोलना ख़त्म किया, दोनों शैतानों ने बिना किसी और बातचीत का इंतजार किए हमला कर दिया। मेन एल्डर डेविल तेजी से घूमा और उसके शरीर से शैतानी रोशनी चमकने लगी, जिससे आसमान अचानक धुंधला हो गया और काले बैंगनी प्रकाश ने पूरे आकाश को अपनी चपेट में ले लिया। मेन डेविल अपनी जगह पर टिका रहा और वो रोशनी एक पर्दे की तरह चारों ओर फैलने लगी। रही बात दो सिर वाले शैतान की, तो उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आया और उसका शरीर धुंधला होकर नजरों से ओझल हो गया। जब कल्टीवेटर्स ने ये देखा तो वे समझ गए कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। चाहे उन्होंने पहले कुछ भी सोचा हो, अब उन्हें बहादुरी से आगे बढ़ना ही था। वे वूया का शरीर हरी रोशनी से चमकने लगा और उसके आसपास के बादल उमड़ने घुमड़ने लगे। उन जहरीले बादलों से 10 से अधिक फ्लड ड्रैगन्स बने और वे अपने दांत और पंजे दिखाते हुए आगे बढ़े। हालांकि शैतानी रोशनी के प्रभाव के कारण उनकी गति बार बार धीमी हो रही थी। ये देखकर एंसेस्टर लिंगहू और सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने एक दूसरे की ओर देखा और वे सीधे वे वूया के पास उड़कर गए। उस महिला ने अपना स्टेटस लाइट मिरर निकाला और इंद्रधनुषी रोशनी की एक सघन किरण छोड़ी। ये किरण शैतान की रोशनी के पर्दे से टकराई और उसकी गति को धीमा कर दिया। एंसेस्टर लिंगहू का रिंग एंशिएंट ट्रेजर जब्त हो चुका था, इसलिए वो केवल अपना जेड सेप्टर और एक छोटा जेड स्टैम्प ब्लॉक ही निकाल सका। उसने पूरी ताकत के साथ हरी लकीर की तरह शैतानी रोशनी के पर्दे पर प्रहार किया। उन दोनों की नज़र में वे वूया भले ही गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वो हेवनली साउथ के सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर्स में से एक था, जिसका नाम सदियों से गूंज रहा था। हान ली की तुलना में वो सहायता के लिए अधिक भरोसेमंद विकल्प था। कम से कम उन्हें उस दो सिर वाले शैतान की अजीबोगरीब छिपने की तकनीकों का सामना नहीं करना पड़ता। उन दोनों के पास उस तकनीक को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे वूया की जहरीली धुंध की सुरक्षा में रहकर दूसरे शैतान का सामना करना थोड़ा सुरक्षित था।
पलक झपकते ही वे दोनों हरी धुंध के अंदर चले गए। वे वुया ने उनके सुरक्षित प्रवेश के लिए एक रास्ता खोल दिया था। हानली ने इन दोनों कल्टीवेटर्स पर और ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग की टीम की ओर देखा और दंग रह गया। उसने देखा कि वो समय रहते खुद को सुरक्षित नहीं कर पाए थे और शैतानी बैंगनी काली रोशनी ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन चूंकि वे तीनों अनुभवी नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स थे, उनके पास अपनी सुरक्षा के तरीके थे। इन तीनों कल्टीवेटर्स और 2 पपेट्स ने एक साथ मिलकर 5 कोनों वाला एक सुरक्षा कवच बना लिया था। उन्होंने अपने सुरक्षा खजाने बाहर निकाले, जो चमकती हुई रोशनी की गेंदों में बदल गए और एक घनी बहुपरत वाली दीवार बन गई। उन 2 भयानक पपेट्स ने भी अपने मुंह खोले और उन 5 को छुपाने के लिए ग्रे रंग की इंची छोड़ी। उसी समय हान ली को अपने सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग का वॉइस ट्रांसमिशन सुनाई दिया। जूनियर मार्शल ब्रदर हान, ये शैतान बहुत शक्तिशाली लग रहा है, क्या ये सुरक्षित नहीं होगा? कि हान ली ने यह सुनकर एक फीकी मुस्कान दी। ऐसा लगा कि इन तीनों के पास अपने सुरक्षित रखने के अपने तरीके थे। उसे अपने सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि ये तरीका सुरक्षित लग रहा था, लेकिन इसके लिए सभी कल्टीवेटर्स का एक दूसरे के साथ तालमेल होना जरूरी था, क्योंकि वे एक दूसरे की सुरक्षा पर निर्भर थे। अगर कोई दूसरों के साथ मिलकर काम करने का आदी ना हो तो अकेले लड़ना ही बेहतर था। इन्हीं विचारों के बीच शैतानी रोशनी का पर्दा हान ली तक पहुंच गया। हान ली ने अपनी भ्रुकुटी सिकोड़ी और उसके शरीर से नीली रोशनी चमकी, जिसने उसे एक सुरक्षा परत में ढक लिया। उसके बाद उसने अपने हाथ उठाए और अपनी उंगलियों से रोशनी के पर्दे की ओर इशारा किया। नीली स्वॉर्ड ची की 10 से ज्यादा 3 मीटर लंबी लकीरें इधर उधर लहराते हुए निकलीं और उन्होंने काले बैंगनी रोशनी के पर्दे को टुकड़ों में तोड़ दिया। जब हान ली ने यह देखा तो उसने तुरंत चारों ओर देखा और बेबसी के स्वर में एक आह भरी। हालांकि उसके सिर के ऊपर का शैतानी पर्दा टूट चुका था, लेकिन वो हर तरफ से उसी काले बैंगनी प्रकाश से घिरा हुआ था। उस पल एल्डर डेविल की वो रोशनी 5 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी थी, जो एक अद्भुत नज़ारा था। हान ली को अपनी हरकतें धीमी महसूस होने लगी और वो रोशनी का पर्दा फिर से चमकने लगा, जिससे हान ली द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई हो गई। ब्लू लाइट शील्ड के अलावा हान ली ने खुद को बचाने के लिए रोशनी की एक अतिरिक्त दीवार बनाई और इसके अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो पूरी तरह से काली बैंगनी चमक में डूब चुका था। उसकी नज़रें चारों ओर घूमी और उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि एल्डर डेविल ने इतना बड़ा रोशनी का घेरा बिना किसी कारण के बनाया होगा, और जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। भले ही उसके शरीर के साथ कुछ अजीब नहीं हो रहा था, लेकिन उसने पाया कि वो बैंगनी काली रोशनी उसकी सुरक्षा दीवारों के जरिए उसकी मैजिक पावर को सोख रही थी। हालांकि ये मात्रा बहुत कम थी, लेकिन समय के साथ ये उसकी ताकत को पूरी तरह खत्म कर सकती थी। घबराहट में हान ली ने अपनी मुट्ठियां भींची और इस मामले पर विचार किया। फिर अचानक अपने हाथों से बिजली के घने बोल्ट छोड़े। बिजली चमकी और उसकी दोनों सुरक्षा दीवारों में समाकर फट गई। बिजली की तेज गूंज सुनाई दी और उसके चारों ओर की नीली और आसमानी दीवारें सुनहली बिजली की अनगिनत बारीक लकीरों से ढक गईं। तब वो शैतानी रोशनी ऐसे पीछे हट गई जैसे वो डर गई हो। हान ली ने राहत की सांस ली और उसका दिमाग चलने लगा। सॉवरेन डेविल कॉप्स और उसके पपेट्स आगे बढ़े, जबकि वो उनके बीच में सुरक्षित होकर चलने लगा। विशाल कछुए वाले पपेट्स ने बर्फीली ची को इकट्ठा करना शुरू किया और अपनी पीठ से बर्फ के बड़े बड़े नुकीले कांटे निकालने लगे। हालांकि ये सब हरकतें बहुत ज्यादा नहीं लग रही थीं, लेकिन ये सब परत झपकने के अंदर हुआ। फिर हान ली की आंखों से नीली रोशनी चमकी। उसने अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का पूरा इस्तेमाल किया और अपने चारों ओर देखने के बाद उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? 2 सिर वाले डेविल का कोई सुराग ना मिलने पर हान ली का दिल बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और अपने डर को जबरदस्ती दबाया। फिर अपने शरीर से नीली रोशनी अज्योर लाइट चमकाते हुए उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज में झोंक दी। अचानक उसकी आंखों से एक ठंडी नीली रोशनी फूट पड़ी। हान ली में चारों ओर नजरें दौड़ाईं और आखिरकार उसे कुछ दिखा। उसका चेहरा एकदम से बदल गया और तभी 1 दर्जन विशाल कछुओं से स्पिरिचुअल लाइट निकलने लगी। देखते ही देखते उन कछुओं ने एक साथ 1000 से ज्यादा बर्फ की नुकीली कीलों की बौछार कर दी, जिसने एक छोटे से इलाके को पूरी तरह घेर लिया। जिस तरफ ये बर्फ की कीलें जा रही थीं, वहां अचानक काली ऊर्जा दिखाई दी। वहां हैरान परेशान 2 सिर वाला डेविल खड़ा था, जिसके 3 हाथों में एक स्पेल फ्लैग, एक रिंग और एक छोटी तलवार थी।
कीलों को अपनी ओर आता देख उसने अपने तीनों हाथ लहराए। स्पेल फ्लैग से काली रोशनी की एक लहर निकली जिसने उसे ढक लिया। छोटी तलवार से उसने कई वार किए जिससे ब्लैक स्वॉर्ड की तेज धार निकली, और उसने अभी अभी हासिल की हुई रिंग को तेजी से घुमाया जिससे उसकी अनगिनत परछाइयां बेहद तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ीं। वे बर्फ की कीलें डेविल के ट्रेजर्स की ताकत के सामने टिक नहीं पाईं और टकराने से पहले ही चकनाचूर हो गईं। इससे आसपास के 30 मीटर के दायरे में बर्फीली की भर गई और तापमान अचानक गिर गया। लेकिन डेविल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस शैतानी मुस्कान के साथ एक बार फिर काली रोशनी में गायब हो गया। ये देखकर हान ली का चेहरा उतर गया और उसने अपने होठ चबाए। ये एल्डर डेविल शायद उसकी कल्टीवेशन के सफर का अब तक का सबसे खौफनाक दुश्मन था। एक पल की लापरवाही का मतलब था सीधा मौत। हालांकि हान ली अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का पूरी ताकत से इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी डेविल की छवि उस धुंध में बहुत धुंधली दिख रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हान ली ज्यादा देर तक उस पर नजर नहीं टिका पा रहा था। उसे बस बार बार ओझल होती एक धुंधली परछाई दिख रही थी। केवल तब जब एल्डर डेविल थोड़ा धीमा पड़ता या रुकता, हान ली उसे मुश्किल से देख पाता। नतीजतन हान ली खुद को कमजोर स्थिति में महसूस करने लगा। ब्राइट साइड स्पिरिट आइज को लगातार फुल पावर पे रखने से उसकी आंखों पर भारी बोझ पड़ रहा था और उसे लगा कि वो इस क्षमता को ज्यादा देर तक नहीं खींच पाएगा, और अगर ये शक्ति कमजोर पड़ी तो वो डेविल का नामो निशान भी नहीं ढूंढ पाएगा। हान ली के मन में उदासी की एक लहर दौड़ गई। अब उसके पास केवल दो ही रास्ते थे, या तो वो डेविल के छिपने के तरीके को तोड़ दे या फिर उसे बाहर आने पर मजबूर कर दे। उसे लगा कि उस काली रोशनी में छिपे रहने का अब कोई फायदा नहीं है, वरना हान ली के पास हमला करने का कोई जरिया नहीं बचेगा। यही सोचकर हान ली ने फुर्ती दिखाई और अपने स्टोरेज पाउच पर हाथ मारा। अचानक गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स का एक बड़ा झुंड उसके चारों ओर मंडराने लगा। एक साधारण सी सीटी बजाकर हान ली ने इन कीड़ों को चारों तरफ फैलने का आदेश दिया। पलक झपकते ही उन बीटल्स ने हान ली को केंद्र में रखकर 100 मीटर का घेरा बना लिया। अब फायदा यह था कि भले ही हान ली अपनी आंखों से डेविल को न देख पाए, लेकिन जैसे ही वो बीटल्स के घेरे में कदम रखेगा उसे फौरन उसका एहसास हो जाएगा। इस तरह वो अचानक होने वाले हमलों से सुरक्षित हो गया। जैसे ही कीड़ों का वो झुंड फैला, पास से ही एक ठंडी फुंकार सुनाई दी। काली रोशनी की चमक के साथ 2 सिर वाला डेविल प्रकट हुआ, जो चमकते हुए गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स को चिड़चिड़ाहट के साथ देख रहा था। लेकिन तभी डेविल के इंसानी सिर की त्योरियां चढ़ गईं और उसने अपने सिरों की जगह बदल ली। अब खौफनाक भूत जैसा सिर हान ली की ओर था और उसके चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान थी। हान ली का दिल कांप उठा और वो पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने देखा कि उस गोस्ट हेड ने अपना मुंह खोला और खामोश काली लहरें बाहर उगलनी शुरू कर दीं। जब ये काली लहरें पास पहुंचीं तो वे गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स के बीच से लहरों की तरह गुजरीं, जिससे कीड़े लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने लगे। नतीजा ये हुआ कि हान ली और डेविल के बीच खड़े ज्यादातर कीड़े गिर गए और आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। वो गोस्ट हेड जंगली तरीके से हान ली की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसका शरीर एक धुंध की तरह आगे बढ़ा। हान ली का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपना हाथ उठाकर एक उंगली के झटके से अखरोट के आकार की सुनहरी रोशनी की गोंद आगे फेंकी। इसकी रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि ये पल भर में डेविल के गोस्ट हेड के सामने पहुंच गई। ये बिजली पर काबू पाने का वो तरीका था जिसे हान ली ने नेचर ओरिजिन पिल से पैदा हुए उस मायावी विश्व में सीखा था। डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग को एक छोटी गेंद में समेटकर इसे एक सरप्राइज अटैक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें थोड़ी ताकत कम जरूर थी, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। डेविल अचानक हुए इस हमले से दंग रह गया। बिजली की वो गेंद इतनी तेज थी कि उसे अपनी मूवमेंट टेक्निक्स या दूसरी शक्तियों का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। मजबूरन उसने अपना मुंह खोला और उस सुनहरी गेंद को रोकने के लिए सांप जैसी एक बैंगनी छाया बाहर निकाली। धमाका हुआ, सुनहरी रोशनी चमकी और फट गई, जिससे वो बैंगनी छाया पीछे हट गई और हवा में कुछ जलने की महक आई। गोस्ट हेड दर्द से कराहा और उसने हान ली को नफरत भरी नजरों से देखा। उस बैंगनी छाया ने अपनी नुकीली और लंबी जीभ की नोक से डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का सामना किया था, जिस वजह से उसे काफी नुकसान पहुंचा था। हान ली को ये देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई कि उसका अचानक किया गया हमला नाकाम रहा। इसके बजाय उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ सीटी बजाई और जमीन पर गिरे हुए गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स को वापस बुला लिया, जो फिर से उसके चारों ओर अपनी जगह पर आ गए। जब डेविल ने ये देखा तो उसके चेहरे पर अचरज के भाव आए और उसने बेहद गंभीर होकर उन गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स को देखा। दूसरी तरफ सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग के साथियों ने जब हान ली और डेविल के बीच ये मुकाबला देखा तो उन्होंने भी हमला करने के लिए अपने अपने ट्रेजर्स बाहर निकाल लिए। एक सफ़ेद उड़ती तलवार, ब्लू जेड की पटरी और 3 सफ़ेद बुनकर शटल का एक सेट, ये सब एक साथ एल्डर डेविल पर टूट पड़े। एल्डर डेविल ने इन चीज़ों पर एक ठंडी नज़र डाली और अपने तीनों मैजिक ट्रेजर्स लहराए। अचानक वे सब काली रोशनी में घिर गए और उन पर होने वाले हमले को रोक दिया। इन डेविलिफाइड ट्रेजर्स को उसका पीछे वाला सिर काबू कर रहा था। फिर किसी अनजान तकनीक के जरिए वे डेविलिफाइड ट्रेजर्स अचानक कई गुना ज़्यादा चमकने लगे और उनकी रोशनी ने कल्टीवेटर्स के सभी ट्रेजर्स को एक घेरे में कैद कर लिया। उस घेरे के अंदर उन ट्रेजर्स की मैजिक पावर सोख ली गई, जिससे वे वहां से निकल ही नहीं पाए।
ऐसा लग रहा था कि डेविल दूसरों के साथ वक्त बर्बाद करने से पहले हानली को खत्म करना चाहता था, जो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत था। हानली ने यह देखकर माथा से कोड़ा। तभी डेविल के पीछे वाले सिर ने कहा, ये कीड़े असल में मेरे डेविलिश वाइब्रेशन आर्ट से नहीं डरते। मेरी जानकारी के मुताबिक इस दुनिया में बहुत कम ऐसे कीड़े हैं जो इसका सामना कर सकें। इनके सुनहरे खोल को देखकर लगता है कि ये पक्का गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स हैं। शुक्र है कि ये अभी अपनी मैच्योरिटी के उस महान स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, वरना मैं ही इनके वहमो करम पर होता। अफसोस कि मैं अपने असली शरीर में नहीं हूं, वरना मैं तुम्हें अपनी होली रेल्म की डेविल बटरफ्लाइज की ताकत दिखाता। ये अभी भी कच्चे स्पिरिट इंसेक्ट्स उनके लिए बेहतरीन भोजन होते। इतना कहने के बाद पीछे वाले सिर ने उस एल्डर डेविल की तरफ देखा, जिसे वही वूया धीरे धीरे दबा रहा था, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। हानली के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके हाव भाव में कोई और बदलाव नहीं दिखा। फिर उसने अपनी आस्तीन से दर्जनों सुनहरी तलवारें निकाली, जो उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने तलवारों की तरफ लगातार कई स्पेल सील्स फेंके, जिससे वे सुनहरी रोशनी से जगमगा उठीं। वो वहां ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन बिछाने की तैयारी कर रहा था। घोस्ट हेड की दोनों आंखों में एक खतरनाक चमक आई। चूंकि तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो, तो मैं अब और ज्यादा देर नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी नैसेंट सूल को निगलकर इस लड़ाई को अभी खत्म कर दूंगा। ये शरीर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसलिए अब तुम्हें होली रेल्म की असली शैतानी कलाओं का मजा चखाता हूं। चुपचाप मर जाओ। न जाने क्यों उस डेविल को उन उड़ती तलवारों से खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए वो हानली को स्वॉर्ड फॉर्मेशन बिछाने का जरा भी मौका नहीं देना चाहता था। पागलों की तरह हंसते हुए उसका शरीर एक धुन सा बना और वो सीधे गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स की तरफ बढ़ा। हानली का दिल बैठ गया। स्वॉर्ड फॉर्मेशन का काम अधूरा छोड़कर उसने दिमाग से बीटल्स को आदेश दिया। हालांकि वे कीड़े उस डेविल से थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन हानली के सख्त हुक्म ने उनमें जान फूंक दी और वे गुस्से में डेविल की तरफ लपके। हानली की हिफाजत कर रहे टाइगर डीमन पपेट्स भी सफेद रोशनी की तरफ फुर्ती से आगे बढ़े। सॉवरिन डेविल कॉप्स ने बड़े बड़े कदम बढ़ाए और हानली के सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं हानली के पीछे मौजूद टॉर्टोइस पपेट्स ने अपने मुंह खोले और नीली रोशनी की मोटी किरणें छोड़ी। पलक झपकते ही वो दो सिर वाला डेविल चारों तरफ से हमलों से घिर गया। हानली को उम्मीद नहीं थी कि ये चीजें डेविल को पूरी तरह रोक पाएंगी। उसे तो बस स्वॉर्ड फॉर्मेशन बिछाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। उसे लगा था कि ये हमले कम से कम उसकी रफ्तार तो धीमी कर ही देंगे, लेकिन हानली ने उस दो सिर वाले डेविल की असली ताकत का बहुत कम अंदाजा लगाया था। उस घोस्ट हेड ने अपने मुंह से धातु के टकराने जैसी आवाजें निकाली और अपने हाथ तेजी से घुमाए। उसकी उंगलियां बड़ी अजीब और डरावनी इनकैंटेशन मुद्राएं बनाने लगीं। तभी डेविल के शरीर से एक ऐसी काली रोशनी निकली जो इतनी तेज थी कि उसे खुली आंखों से देखना नामुमकिन था। तभी उसके चारों ओर काली ऊर्जा की लहरें उठीं, जिसने गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स और टाइगर डीमन पपेट्स को झटके से दूर फेंक दिया और उन नीली किरणों के असर को खत्म कर दिया। इसी पल डेविल के दूसरे सिर ने मुंह खोलकर 3 बार चीख मारी, जिससे आसपास की हवा और पूरी दुनिया कांपने लगी। इसके बाद वो काली लहर गायब हुई और रोशनी थोड़ी कम हुई। अब डेविल के शरीर पर कांटों से भरा एक चमकदार काला कवच दिखाई दे रहा था, जैसे वो युद्ध का कोई खौफनाक देवता हो। उससे निकलने वाला दबाव इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था। फिर उस घोस्ट हेड ने अपना सिर झुकाया और हानली को एक जंगली और खूंखार नजर से देखा। हानली ये देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया।